स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पे। तो आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा से संबंधित ग्रामीण प्रैक्टिस सेट नंबर 30 करने वाले हैं। इससे पहले आप 29 प्रैक्टिस सेट आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में चलाया गया था? ऑप्शन 4, 3, 5, 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 चरणों में चलाया गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो हुई थी वो 1964 से 65 के बीच में हुई थी। ऑपरेशन फ्लड यह क्या है? ये दुग्ध क्रांति जो शुरू हुई थी, दुग्ध क्रांति, या जिसको हम श्वेत क्रांति कह सकते हैं, तो ये शुरू हुई थी 1964-65 में। इसमें अत्यधिक तेजी लाने के उद्देश्य से ये ऑपरेशन फ्लड का प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो यह 3 चरणों में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण जो था वह 1970 से लेके 78 तक चला था, और दूसरा चरण था वह 1978 से लेके 1985 तक चला था, और जो तीसरा चरण था वह 1985 से 95 के बीच चलाया गया था। तो आप लोग समझिए कि ऑपरेशन फ्लड किसका घटक है? तो ये दुग्ध क्रांति का एक भाग है। कब चलाया गया था? तो 1970 से शुरू हुआ था, और इसका तीसरा चरण जो समाप्त हुआ था 1995 में। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है। तो भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है 322 ग्राम पर व्यक्ति, और जो ये औसत होनी चाहिए औसत, तो ये 220 ग्राम ज़्यादा है। अब यहाँ से एक स्टेटमेंट बनता है कि भारत में दूध जो है प्रति व्यक्ति वह औसत से ज़्यादा पाया जाता है। किसकी वजह से? तो ये दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, और इनका जो नाम याद रखना है आप लोग, एक नाम वर्गीज कुरियन, सब लोगों को पता होगा, वर्गीज कुरियन। तो ऑपरेशन फ्लड और दुग्ध क्रांति से संबंधित इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस जरीब की लंबाई 66 फीट होती है? इंजीनियर जरीब, मीटरी जरीब, रेवेन्यू जरीब, इंट्री नहीं दोस्तों, ये गंटरी जरीब है, गंटरी जरीब। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा गंटरी जरीब। गंटरी जरीब का जो निर्माण किया था वह किया था एडमंड गुंटर ने किया था। ये 1620 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना और निर्माण किया था। यह एक खगोल शास्त्री थे। और इंजीनियर जरीब की लंबाई जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये 100 फीट होती है, और रेवेन्यू जरीब की लंबाई 2 भागों में 33 फीट और 165 फीट। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पत्तियां एक साथ पीले हरे रंग की हो जाती हैं? बेंजीन, यूरिया, डीएपी, गंधक। तो इसका सही उत्तर होगा गंधक। गंधक ये क्या होता है? ये पौधों में प्रोटीन संरचना को स्थिर रखता है। प्रोटीन संरचना को स्थिर रखता है। तो गंधक के कारण पीले हरे रंग की हो जाती हैं, इसकी कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं, धान, बाजरा, चना। तो इसका जो उत्तर होगा वो है खैरा धान से संबंधित है। इसमें जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी के कारण यह रोग होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और भी रोग धान के जैसे याद रख लीजिए आप लोग, गंधी बग, ये भी एक धान से संबंधित रोग है, गंधी बग। एक हो गया जीवाणु झुलसा रोग, ओंका रोग, तना बेधक कीट, शीश लाइट, सौमिक कीट। ये आप लोग याद रखिए, जो कीट है ये सौमिक कीट। ये सौमिक कीट किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो सौमिक कीट, तो ये धान होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में कितने बीज विश्लेषण केंद्रों स्थित हैं? 7, 5, 8, 10। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है 7 बीज विश्लेषण केंद्र स्थापित हैं। ये बीज विश्लेषण केंद्र या क्या होते हैं? यहाँ पर बीजों की गुणवत्ता की जांच होती है। और ये 7 केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? वाराणसी, कुछ याद रख लीजिए आप लोग, आजमगढ़, बाराबंकी के बाद हरदोई के बाद मेरठ, मथुरा,
तथा झांसी 7 केंद्रों पर स्थित है। अब बताइए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र याद रख लीजिए ज्यूरिख। ये कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और एक प्रश्न बताइए कि बीज प्रमाणीकरण संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। क्या है? बीज प्रमाणीकरण संस्था, बीज प्रमाणीकरण संस्था, यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यह लखनऊ में अगर पूछे कहाँ, तो आलमबाग में, आलमबाग। क्वेश्चन नंबर 6, कौशल किस फसल की उन्नत किस्म है? मक्का, धान, टमाटर, मूंगफली। तो कौशल है मूंगफली की, मूंगफली की। और किस्में याद कर लीजिए, जैसे विक्रम हो गई, विक्रम, चंद्रा, चित्रा, ज्योति, T54, T64। यह कौशल ये जो है कौशल, ये भी याद कर लीजिए आप लोग। तो ये मूंगफली से संबंधित उन्नत किस्में हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा मक्का की किस्में कौन कौन सी होती हैं, तो ये सब याद होगा, सबको याद होगा, क्योंकि इसका नाम बहुत प्यारा है। शक्तिमान 1, 2 किसकी है? मक्का की किस्में हैं। और धान की किस्में कौन कौन सी आप लोग याद रखिए, एक है इसका पूसा सुगंधा 5, पूसा सुगंधा 5 है। और दूसरी हो जाती है एक पूसा RH10 है। यह कौन सी है? यह बासमती की संकर प्रजाति है, बासमती की संकर प्रजाति, बासमती की उन्नत प्रजाति है। और यहाँ पर याद कर लीजिए जो चौथा टमाटर था, तो टमाटर का हो जाएगा पूसा रूबी, पूसा रूबी टमाटर का। और पूसा रसराज पूछे तो खरबूजा का, और पूसा गोल्ड पूछे तो सरसों का। लिख लीजिए, पूसा से संबंधित हैं तो पूसा गोल्ड, पूसा गोल्ड सरसों होगा। पूसा रसराज, कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, 2-3 बार आप लोग इसको याद कर लीजिए। पूसा रसराज खरबूजा की है। और जो पूसा रूबी है, पूसा रूबी ये है टमाटर की, टमाटर की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कटक, बेंगलुरु, जयपुर, मैसूर। तो इसका सही उत्तर होगा वह है मैसूर में स्थित है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। कटक आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है कटक में। और बेंगलुरु में आप लोग याद कर लीजिएगा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है। आप लोग एक प्रश्न बताइए ये कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 1984। और जो बेंगलुरु में है वह भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब जयपुर में एक रिलेटेड आप लोग बताइए, हम पहले प्रश्न करा चुके हैं कि जयपुर में कौन सा संस्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गठित की गई थी? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। सबसे ओल्डेस्ट पीएम थे, सबसे सीनियर पीएम, ओल्डेस्ट पीएम अगर कोई है तो वो मोरारजी देसाई। और इन्होंने 1978 में संवैधानिक दर्जा की सिफारिश के लिए अशोक मेहता समिति गठित की थी। तो इसने क्या सिफारिश की थी, कब गठित हुई थी? 1978 में। तो इसने संवैधानिकता के लिए सिफारिश की थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यह सिफारिश की गई थी। और राजीव गांधी के कार्यकाल में 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पहली या दूसरी प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने इनसे डिटेल से देखा था। और आर्टिकल जो है, किस आर्टिकल के तहत पंचायती राज व्यवस्था में जो है
कार्य दिए गए हैं, तो आर्टिकल 243 जी के तहत 29 कार्य दिए गए हैं। कौन सी सूची में है? 11वीं अनुसूची में। पंचायतों की शक्तियाँ, कितने कार्य वो दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 243 जी इसकी शक्तियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम सभा के लिए कार्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जिला कलेक्टर, तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी, राज्य विधानमंडल। इसका सही उत्तर होगा राज्य विधानमंडल के द्वारा ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण किया जाता है। और ग्राम सभा जो है या इसका उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल 243 ए में परिभाषाएं दी गई हैं कि इसका स्वरूप कैसा होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य के द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा 50%, जैसे 33% आरक्षण था तो उसको बढ़ाकर 50% ग्राम पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण ये किया है मध्य प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात का। एक है मोटा ईशानपुर गांव, मोटा ईशानपुर गांव। यहाँ पर प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना शुरू की गई थी। कौन सा मंत्रालय था, किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। एक संबंधित आप ये एलपीजी उससे संबंधित है, एलपीजी योजना से संबंधित जो उज्ज्वला योजना थी उसी से संबंधित है। ये उज्ज्वला योजना स्वच्छ ईंधन एलपीजी कनेक्शन बांटने के लिए, तो ये प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना, तो यह स्वच्छ ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह गठित की गई थी। और ये उज्ज्वला योजना से ही संबंधित एक आप लोग याद रख लीजिए गिव इट अप अभियान, गिव इट अप अभियान। यह गिव इट अप अभियान क्या था? इसमें पीएम मोदी द्वारा जो गैस पर सब्सिडी दी जाती थी तो उनके द्वारा अपील की गई थी जो सक्षम लोग होंगे वह ये सब्सिडी छोड़ देंगे, तो इसी अभियान को नाम दिया गया था गिव इट अप अभियान। इसके द्वारा लगभग 1 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी थी और उसी पैसों से वित्तीय पोषण ही उज्ज्वला योजना का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कुसुम योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किसानों को किसके लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है? फूलों की खेती के लिए, फलों की खेती के लिए, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए, मृदा संरक्षण देने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कुसुम। अब कुसुम का फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिएगा, कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसका पूर्ण नाम है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य, हर खेत को पानी, स्वस्थ धरा खेत हरा, प्रति बूंद अधिक फसल यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हर खेत को पानी। और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1 जुलाई 2015 को, ये डेट याद कर लीजिएगा। और स्वस्थ धरा खेत हरा ये किसकी ध्येय वाक्य है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहाँ से शुरू की गई थी? कमेंट बॉक्स में क्लिक कर अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत नेट परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई थी? भारत नेट परियोजना आप लोग जानते होंगे कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन से संबंधित है। तो 2011, 2014, 2018, 2017। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह 2017, 13 नवंबर 2017 को शुरू हुई थी इसका दूसरा चरण। और जो पहला चरण इसका था उसमें क्या था दूसरे चरण में कि ये जो देश की करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत थे, ग्राम पंचायतों पर 2.5 लाख ग्राम पंचायत, और अगर गांव देखा जाए तो 6.2 लाख गांव, इन पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाना ऑप्टिकल। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वह 2011 में नेशनल ऑप्टिकल, नाम क्या था? नेशनल ऑप्टिकल
फाइबर नेटवर्क के तहत इसकी शुरुआत हुई थी और दूसरा चरण 13 नवंबर 2017 से शुरू हुआ था। हाई स्पीड कनेक्शन से उपलब्ध संबंधित यह योजना है, ये आप लोग ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए। और 2014 में जब इसका नाम था, 2011 में शुरू हुई नेशनल ऑप्टिकल फाइबर के नाम से, 2014 में इसको नाम दिया गया भारत नेट परियोजना। और 2017 में इसका तीसरा चरण आया जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतें या 6.25 लाख गांव हाई स्पीड कनेक्शन से इंटरकनेक्टिविटी से जोड़े गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत सरकार द्वारा मई 2022 में कितने टन अतिरिक्त चावल आवंटित किए गए। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है। तो यह कोविड-19 इमरजेंसी के दौरान 26 मार्च 2020 को शुरू हुई थी। तो इसमें खाद्य सुरक्षा योजना थी, यह कुल मिला के क्या थी, खाद्य सुरक्षा योजना। खाद्य सुरक्षा योजना, ये कीवर्ड आप लोग पकड़ लीजिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या थी, यह खाद्य सुरक्षा से संबंधित थी। किस पीरियड में, कोविड-19 के पीरियड में, 26 मार्च 2020 को। तो इसमें इसके द्वारा मई 2022 में कुल कितने टन आवंटित किए गए अतिरिक्त चावल। तो ये 55 लाख टन चावल अतिरिक्त आवंटित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, आइसोपाम योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले आइसोपाम योजना कब चालू हुई थी। तो 2004 से 5 के बीच में आइसोपाम योजना चालू हुई थी। तो यह मुख्य रूप से तिलहन मक्का पर केंद्रित थी। बाद में इसमें दलहन को जोड़ा गया, तो आलू इसका उत्तर सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आलू। क्वेश्चन नंबर 17, हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। गंगा, यमुना, गंडक, सरयू। सिंचाई परियोजना से संबंधित है, कई क्वेश्चन करा चुके हैं, आगे भी कराते रहेंगे। तो हथिनी कुंड परियोजना यमुना नदी से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। योजना आयोग के द्वारा किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना गया है। जिला, विकासखंड, न्याय पंचायत, ग्राम सभा। तो योजना आयोग के द्वारा विकासखंड, जिला, तो विकासखंड को माना गया है, ना कि जिला को। अब कौन सी कमेटी थी जिसके सिफारिश पर जिला को माना गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, करा चुके हैं ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना कब की गई थी। 1994, 1973, 1991, 1976। तो सही उत्तर हो जाएगा 1973 में। और जो इसका 1994 में, तो यूपी पंचायती राज विधि अधिनियम, पंचायती राज विधि अधिनियम यह लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है। सभी को पता होगा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार साइंस में या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित परीक्षाओं में या पूछा जाता रहा है, सामान्य जीके के प्रश्नों में। तो ये गंधक, जिंक, क्लोरो यौगिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह गंधक होगा। क्वेश्चन नंबर 21, 2005 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है। ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण सड़कें। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ग्रामीण स्वच्छता। हमने पहले भी कुछ दिन पहले एक प्रश्न किया था, तो उसमें बताया था कि 2005 में भारत सरकार द्वारा जो भारत निर्माण योजना थी, इसमें 6 प्रमुख क्षेत्र थे। उन 6 प्रमुख क्षेत्रों में कौन कौन से थे। बिजली था, पानी था, पेयजल, सड़क था, सिंचाई था और दूरसंचार था। दूरसंचार एवं आवास, ये देखो 6 क्षेत्र हो गए, उसमें स्वच्छता नाम की कहीं नहीं है। तो इसीलिए ये 6 हो, आप लोग याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 सी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है कि जो पंचायतों का निर्वाचन होगा वह राज्य सरकारों के द्वारा की जाएगी और उसके तहत एक राज्य चुनाव आयोग हो, निर्वाचन आयोग होगा, वह इनका निर्वाचन कराएगी। और 243 जी के तहत क्या है,
तो इसमें पंचायतों की पावर से संबंधित कार्य दिए गए हैं। आप लोग ऐसे याद रखिए, पावर, डॉक्टर जयकाल वाला पावर। और अनुच्छेद 243I ये क्या है? वित्तीय संबंधित, पैसों से संबंधित लेन देन से, वित्तीय लेन देन से संबंधित आर्टिकल 243I है। और आर्टिकल 243C में क्या है? संरचना है, पंचायतों की संरचना। अब संरचना की बात वही है कि पंचायतों में ग्राम सभा, जिला समिति और पंचायत समिति, इसकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, कृषि क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास कार्य हो तो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, सहकारी बैंक। तो अब इसका अगर उत्तर नाबार्ड है, बहुत लोग नाबार्ड देंगे, तो नाबार्ड इसका उत्तर नहीं होगा। वैसे हम लोग याद कर रखे हैं कि कृषि से संबंधित सर्वोच्च संस्था या जो भी ऋण से संबंधित हो तो वह नाबार्ड, लेकिन नाबार्ड जो है या डायरेक्ट पैसा किसानों को उपलब्ध नहीं करवाती या विभिन्न बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाती है। तो अवसंरचनात्मक विकास, जैसे ट्रैक्टर लेना है, खेतों में फेंसिंग बाढ़ करानी है, तो इस से संबंधित जो पैसा होता है वित्त, वह उपलब्ध कराने के लिए भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी दीर्घकालीन। तो ये भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 26 मार्च 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये वैसे ही जैसे नॉर्मल बैंक होते हैं, पैसा जमा का लेन देन कर सकें, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1975 में हुई थी। और नाबार्ड की आप सब लोगों को मालूम है 12 जुलाई 1982 किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, सहकारी कृषि को प्रमोट करने के लिए सहकारी वित्त अधिनियम कब बनाया गया था? 1901, 1905, 1904, 1910। तो इसका सही उत्तर होगा 1904 में। किस आयोग की सिफारिश पर? निकलसन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, निकलसन आयोग की सिफारिश पर। और निकलसन आयोग की सिफारिश पर ही 1901 में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, अकाल आयोग। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में NPK का मानक अनुपात क्या है? 4:2:1, 1:2:3, 2:2:1, 3:2:1। तो सही उत्तर होगा जो वो ऑप्शन ए 4:2:1 होगा। N का मतलब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, सभी को मालूम होगा। P का फास्फोरस और K का हो जाएगा कैल्शियम। तो चलते आज के 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोग अवश्य बताएं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और जो प्रीवियस ईयर के पिछले जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं उन्हें भी आप लोग देखते रहिए। तो चलते हैं, धन्यवाद।